हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और हम सब आज क्लास 8 का जो क्लास 8 का हिस्ट्री है उसका दूसरा चैप्टर हम सब पढ़े थे। देख लीजिए कहाँ तक हम सब पढ़े थे। यहाँ से लेकर, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर हम सब यहाँ इस पेज तक, ये इस पेज तक हम सब पढ़ चुके थे। इसके पहले वाले पेज तक पढ़ चुके थे। आशा है कि आप सबको अच्छा लगा होगा और आप सब अच्छे से समझे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद जितने भी पेज बचे हैं इस पेज को हम पढ़कर उसके बाद हम सब अपना पीवाईक्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो इस पीवाईक्यू को एकदम यूँ जान लीजिए कर ले जाएंगे। और अगर आप ध्यान से नहीं सुने रहेंगे, इधर उधर अपना दिमाग दौड़ाए होंगे ना, ध्यान भटकाए होंगे, तो जान लीजिए यहाँ पर नहीं, यहाँ के अलावा परीक्षा हॉल में भी ऐसे ही करके आएंगे। तो आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जितना पेज बचा है उस पेजों को हम सब पढ़कर और अपना पीवाईक्यू करेंगे। तो जैसे कि हम सब बताए हैं आप सबको कि हम सब क्या होता है कि जितने भी चैप्टर को पढ़ते हैं उस चैप्टर से संबंधित जितना भी प्रश्न रहता है, लास्ट में हम सब उन प्रश्नों को करके तब जाकर अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं। और एक बात बता दें दोस्तों कि आप सब देख सकते हैं चैनल पर, तो जो सीटेट एसएसटी के लिए 6-7 6-7 के तीनों 6-7 के ये तीनों के हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, ये तीनों ख़त्म हो गया है। अच्छा लगे आपको, ऐसा लगे कि हाँ वाकई में कुछ अच्छा है। और क्योंकि देखिए दोस्तों, हम कहीं कुछ एडिट वगैरह नहीं किए हैं। जो पेज है अर्थात जो एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर है, इसी चैप्टर को हम खुद पढ़े। एक बार पढ़ने के जब पढ़ाने से पहले देखिए खुद प्रीवियस ईयर देखे हैं, कैसे बनता है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखकर इस क्वेश्चन में वहाँ इस चैप्टर के लास्ट में उसको हम जोड़े हैं, तब जाकर आप सबको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए प्लासी आया है इसके पहले वाले क्लास में, इसी चैप्टर के, यही ये चैप्टर के इसी चैप्टर के पहले वाले क्लास में, पहले वाले वीडियो में हम सब पढ़े थे कि प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी का युद्ध क्या हुआ था, कब हुआ था, तो 1757 में पहली बात। दूसरी बात क्यों हुआ था, अगर रीजन पूछे तो रीजन जैसे कि हम सब बता रहे थे, जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने कंपनियों को नजराना मतलब देने के लिए बाध्य किया और बोला कि आप सब जो किले वगैरह बना रहे हैं और जो भी हो, जो औरंगजेब ने और क्या बोलते हैं उसको, एक फरमान जारी किया था कि आप बिना शुल्क दिए ही आप बिजनेस कर सकते हैं। तो इन सब को क्या किया, सिराजुद्दौला ने कहा कि नहीं, ये सब आप सब नहीं अब कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या ये जंग हुआ था, ऐसा आप अब अगली वाली वीडियो में पढ़े होंगे। तो देखिए अब आज देखिए, आज उसी से एकदम रिलेट है, तो ध्यान से अगर आपको पहले वाला वीडियो देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर रहेगा, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल से देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हम वादा करते हैं अगर आप यहाँ से अगर ठीक से देखेंगे, तब देख लीजिए दोस्तों, अगर जितना भी पीवाईक्यू यहाँ पर लगाए हैं हम, इस पीवाईक्यू जो है, ये पीवाईक्यू को जान लीजिए एकदम यू कर ले जाएंगे, जान लीजिए बिना एकदम किसी एक 1% गलती किए। तो देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर से जितना भी बना है उस चैप्टर को हम यहाँ पर रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने चैप्टर के तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि प्लासी की जंग। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह पहली कंपनियों का क्या थी, पहली बड़ी जीत थी। तो याद रखना, इसलिए ये महत्वपूर्ण मानी जाती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये प्लासी के युद्ध में पहली बार जीते थे। पहली बार जीते थे मतलब इसके पहले युद्ध ही नहीं हुआ था, ये पहली ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी में युद्ध किया और जीत गए थे। आगे देखिए बताया गया, प्लासी की जंग के बाद, अब प्लासी की जंग के बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला को मार दिया गया। सिराजुद्दौला जो थे उनको मार दिया गया और मीर जाफर को, याद रखना, मीर जाफर को क्या किया, नवाब बना दिया। तो इस बात को भी याद रखना दोस्तों, जैसे कि हम बोले थे पहले कौन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, यहाँ पर पहले पहले कौन आया था, तब पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, तब जाकर अंग्रेज़, ऐसे ये सब आए थे, अंग्रेज़ के वहाँ आए थे। तो इसके अलावा भी हम बताए थे कि पहले कौन थे, मुर्शिद कुली खां थे, फिर अली वर्दी कुली खां थे, फिर सिराजुद्दौला आए, सिराजुद्दौला के बाद तब जाकर मीर जाफ़र आए। तो इस बात को भी याद रखना। आगे देखिए लिखा गया कि जब सिराजुद्दौला मर गए या उनकी जब मार दिया गया, तो क्या हुआ, उनका मीर जाफ़र
मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। आगे देखिए लिखा गया, कंपनी अभी तक शासन की जिम्मेदार संभालने को तैयार नहीं थी। अर्थात देखिए चालाकी देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्होंने हराया सिराजुद्दौला को। अगर वो चाहती तो वहाँ अपना नवाब बन सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देते तो जो भी लोग रहते थे वह भड़क कर अर्थात विद्रोह करके उन्हें और एकदम जान लीजिए भगाने के लिए तुल जाते। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए उन सबका दिमाग आगे क्या किया कि वहीं अर्थात जो सिराजुद्दौला का कोई उत्तराधिकारी या कोई भी होगा, आगे बताया जाएगा, तो वो मीर जाफर को ही नवाब बनाए, अपना नहीं बने। अपना नहीं बने, ऐसा समझिए, अपना नहीं बने खुद। तो बताया गया कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदार संभालने को तैयार नहीं थी, अर्थात नहीं बनी। बताया गया उसका मूल्य, उसका क्या था, मूल उद्देश्य था। देखिए दोस्तों, उसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मूल उद्देश्य बस क्या था, व्यापार, व्यापार को फैलाना। आगे देखिए लिखा गया कि अगर यह काम अस्थाई से शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था, तो किसी राज्य को सीधे अपनी कब्जे में लेना क्या जरूरी है। देख सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी चालाकी है। उन्होंने ऐसा सोचा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि अगर हम अपना व्यापार फैलाने के लिए ना किसी भी को किसी भी लड़ाई में ही, अगर मान लीजिए किसी को भी लड़ाई रहे, उस राज्य से सीधे कब्जे करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। हम अपना अगर ऐसे ही कर रहे हैं तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो देखिए आगे लिखा गया कि जल्दी ही कंपनी को एहसास हो गया, पर क्या हुआ, ऐसा सोच रही थी पर क्या हुआ, जल्दी ये एहसास भी हो गया उन सबको कि एहसास भी हो गया कि रास्ता में अब रास्ता क्या है, ये आसान भी नहीं है ना, ये रास्ता आसान भी नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा, जो कठपुतली अर्थात जो मीर जाफर को बनाया गया, मीर जाफर को जो बनाया गया वो कठपुतली नवाब की जो हैं उनको हमेशा कंपनी की इशारे पर नहीं चल सकती। अर्थात कोई भी नवाब बने दोस्तों, तो जब भी अगर कोई मान लीजिए है तो वहाँ कुछ दिन तक ही किसी के इशारे पर चल सकता है। तो बताया गया कि जो अंग्रेज़ थे वो सोचे कि जो मीर जाफर है वो कभी कभी अपना क्या बोलते हैं उसको रंग दिखाएगा ही ना, इसलिए उनको एहसास हो गया। आखिर बताया, आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़रों में सम्मान और प्रभुत्व का दिखावा करना पड़ता था। फिर तो बताया गया तो फिर कंपनी क्या करती। अब जब मीर जाफर कंपनी का विरोध किया, देखिए दोस्तों जो था वही, तो अब क्या किया, मीर जाफर ने भी क्या किया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया कंपनियों का। क्योंकि अब देखिए दोस्तों, अगर आप कंपनी का ही सुनते तो जो उनकी प्रजा थी, क्योंकि राजा तो सिर्फ जानता है कि मीर जाफर है ना, सब प्रजा जो थी सब जानता है कि मीर जाफर है, कंपनी का है क्या है, तुम्हारे कंपनी है, तुम्हारे बीच क्या संबंध है, वो प्रजा क्या जाने। पर क्या हुआ कि और पर इस यहाँ क्या है कि कंपनी जो कहती थी वही राजा सुनता था। तो ये बात जो बताया गया कि ये बात प्रजाजन ने अपना सोचते थे कि ये ऐसा क्या हो रहा है। तो अब राजा भी थोड़ा कुछ दिन के बाद सोचेगा ना कि यार हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, राजा तो हम हैं पर सुन तो कंपनी के रहे हैं, हाँ प्रजा हमारे ऊपर भड़क कर मार भी सकती है हमें। तो ऐसा क्या हुआ कि वो भी अपना विरोध करने लगा। मीर जाफर भी बोला नहीं, आप सब इतना गलती कर रहे हैं ना। तो अब देखिए, अब मीर जाफर भी जब विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटा दिया। अब देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, अब जब उसने विरोध किया तो कंपनी ने फिर उसे हटा दिया। फिर उसे हटाकर किसे बना दिया, देखिए फिर कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को बना दिया। मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बना दिया। तो याद रखना दोस्तों, ये भी अभी सीरियल पूछेगा तो इसको एकदम ध्यान से, कि मीर जाफर को हटाकर कासिम को बना दिया, नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा, तो जब मीर कासिम, देखिए फिर क्या हुआ कि जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हो गया, अर्थात बक्सर की लड़ाई होगी। याद रखना, ये अंग्रेजों के बीच दूसरी लड़ाई है। पहला कितना था, तो पहला था 1857 में प्लासी का, और इस ये क्या है, तो याद रखना ये है 1700 जी दोस्तों, ऐसा 1800 नहीं, 1757 में प्लासी का, और दूसरा ये जो अंग्रेज के बीच था तो ये था 1764 में। तो इस दोनों लड़ाई को याद रखना, इन दोनों लड़ाई को याद रखना। अब देखिए, वो प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच, और ये बक्सर की लड़ाई किसके बीच हो रहा है, कभी कभी पूछ देता है इन सब बातों को, तो एकदम ध्यान से गौर से आगे देखिए। लिखा गया बक्सर की लड़ाई 1764 में किसके साथ, तो अभी देखें हम सब कि मीर जाफर से के साथ हो गया। तो बताया गया उनको भी हराना पड़ा, अर्थात मीर कासिम को भी हराना पड़ा। आगे बताया गया कि उसे बंगाल के बारे में, जो बंगाल था ना, बंगाल के बाहर कर दिया गया, अर्थात मीर कासिम को हराकर उसे बंगाल के बाहर कर दिया, अर्थात
निकाल दिया और मीर जाफ़र को दोबारा बना दिया। याद रखना दोस्तों। देखिए अब यहाँ देखिए मैटर क्या है, पहले देखिए मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र ने जब पहले ये था ही, तो क्या हुआ, ये कुछ दिन बाद ये विद्रोह किया। विद्रोह किया तो क्या किया, इनको हटाकर मीर कासिम को बना दिया। फिर कासिम ने जब विद्रोह किया तब क्या किया, इनको हरा दिया। बक्सर की युद्ध में इनको हराकर मीर कासिम को ही, अरे मीर जाफ़र को फिर से बना दिया नवाब। तो इस सिलसिला को आप जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया कि मीर जाफ़र को दोबारा, मीर जाफ़र को क्या हुआ, दोबारा बना दिया नवाब। आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा इतना। तो आगे देखिए लिखा गया कि उनको दोबारा बना दिया। अब नवाब को हर महीने, अब देखिए जब उनको दोबारा बनाया तो अब देखिए कोई भी अगर, जैसे बताया जाता है कि अगर कोई एक चीज़ कोई गलती कर दिया और गलती करने के बाद कोई दूसरा जान कर और उसके साथ जब उसके साथ उसका सर जो है झुक जाता है तो क्या हो जाता है, बताते हैं ना, एकदम शर्मिंदगी से जब झुक जाता है तो उनको क्या होता है, अपना शर्मिंदगी महसूस होता है। कि देखिए क्या हुआ था कि जब मीर जाफ़र ने ईस्ट इंडिया कंपनी से विद्रोह किया था, तो जब विद्रोह किया था तब यही ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हटा दिया, हटाकर कासिम को बना दिया। फिर जब कासिम को हरा दिया, फिर जब इसको बनाया तो ये मीर जाफ़र या ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा भी होगा कि देखिए कासिम सही था, थोड़ा बहुत विद्रोह किया था, इसको ही बना देते हैं और थोड़ा बहुत समझा भी देते हैं। तो अब समझा रहे हैं, थोड़ा बहुत का मतलब देखिए आगे देखिए बता रहे हैं कि अब उनको बना तो दिया मीर जाफ़र को, तो बताया गया देखिए दोबारा नवाब बना दिया। अब नवाब को हर महीने, अब जो मीर जाफ़र था उसको, अब जो नवाब बन गया उस नवाब को ही हर महीने 5 लाख रुपए, कितने, तो याद रखना कितना, 5 लाख रुपए, हर महीने 5 लाख रुपए महीने, ये भी याद रखना, हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना पड़ता था। अर्थात कंपनी से जहाँ वसूल करते था औरंगजेब, जहाँ बोला था कि हाँ वसूल करिए, और जो थे वो सब वसूल करते थे, पर अब एक क्या हुआ, अब कंपनी को ही देना पड़ता है, नवाब को खुद कंपनी देनी है। समझ रहे हैं आप कितनी राजनीति है, कितनी राजनीति करके अब ऐसा अपना सिचुएशन बना दिए कंपनी ने। तो देखिए अब कंपनी को खुद नवाब जो बन रहा है मीर जाफ़र, उसको देना पड़ रहा है कंपनी को, और कंपनी अपने सैनिकों जो सैनिक के खर्चों को निपटाते थे। अर्थात बताया जो वो पैसा देते थे, जब 5 लाख को नवाब खुद दे देते थे उनको पैसा कंपनी को, तो उसी पैसा से क्या करती थी सैनिक, अरे जो कंपनी थी वो अपने सैनिकों की खर्चा निपटा देती थी, अर्थात खर्चा में उसका ख़त्म हो जाता था। और बताया गया व्यापारी ज़रूरत तथा अन्य खर्चों के लिए, जैसे देखिए यहाँ पर जो 5 लाख मिलता था, इस 5 लाख में तो उसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवक थे उसके खर्च के लिए हो जाता था। उसके बाद बताया गया कि व्यापार और जो अन्य खर्च थे उस खर्च के लिए पैसा चाहिए था ना, पैसा देखिए पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। कंपनी और ज़्यादा इलाके में उन्हीं के और ज़्यादा इलाके में ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई, अब देखिए मीर जाफ़र की जब 1765 में जब उसकी मृत्यु हो गई, तब तक कंपनी के इरादा बदल चुके थे। याद रखना। अब क्या हुआ, जब मीर जाफ़र जब मर गया तो अब कठपुतली ऐसा कोई नवाब था नहीं, तो अब क्या हुआ, उसका इरादा बदल गया कि अब ऐसा कोई मिलेगा नहीं मीर जाफ़र की तरह कि हम सबके कठपुतली की तरह नाचे। तो अब उसका इरादा भी बदल गया। अब उन्होंने क्या किया कि अपने कंपनी का इरादा बदल चुका था, कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव, जो उनके खराब अनुभव थे, जैसे कि विश्वास किया कासिम को, कासिम ने विद्रोह किया, जाफ़र को किया, जाफ़र भी विद्रोह किया, फिर जाफ़र को बनाया था। तो ये सब देखते हुए उन्होंने अपना इरादा बदल कर और बताया कि देखते हुए देखिए क्लाइव कौन क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हम खुद नवाब बनेंगे। याद रखना कौन ने, क्लाइव ने अब बयान कर दिया, सबको बता दिया कि अब हम खुद बनेंगे नवाब। आगे देखिए बताया गया आखिरकार 1765 में मुगल साम्राज्य जो थे कंपनी को ही बंगाल का प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। तो देखिए दोस्तों इस बात को फिर से सुनिए। बताया गया कि आखिरकार 1765 में जो मुगल सम्राट थे, कौन, मुगल सम्राट जो और मीर जाफ़र के बाद होंगे, मुगल सम्राट ने कंपनी को ही, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही, अर्थात जो मीर जाफ़र के बाद जो भी उत्तराधिकारी था वह चाहता तो क्या अपना खुद बनता ना, पर ऐसा नहीं, तो उन्हें खुद जो उसका मीर जाफ़र के बाद जो उत्तराधिकारी, ऐसा उनकी मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी मिले, तो वो खुद उसका उत्तराधिकारी खुद कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान, इसको याद रखना दीवान, याद रखना क्या, दीवान, न कि नवाब, सिर्फ दीवान घोषित कर दिया या दीवान नियुक्त कर दिया। इस बात को एकदम ध्यान से बार बार बोल रहे हैं। अभी प्रश्न आया है
देखिए इस यही होता है एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप यहीं देखिए, अभी हम दिखाएंगे प्रश्न को, यहाँ दीवान के अलावा नवाब आएगा, क्योंकि नवाब दीवान कितनी बार आया है, और आप सब यही कंफ्यूज करते हैं। कितने गूढ़ प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो प्रीवियस ईयर से लगा कर जाते हैं उनका तो वहीं चारों कोने चित्त हो जाते होंगे। तो देखिए बताया गया कि नवाब नहीं नियुक्त किया था उनको, उनको कंपनी जो थे, कंपनियों को सिर्फ दीवान घोषित कर दिया कि आप इस क्षेत्र के दीवान हैं, नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण, जब दीवानी मिल गई तो दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल का विशाल राजस्व संसाधन और नियंत्रण मिल गया। अब वहाँ पर क्या किया, विशाल अपना जो राजस्व था, संसाधन था, उस पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या, इस तरह एक कंपनी क्या थी, ये एक पुरानी समस्या थी, हल हो गई। 18वीं सदी के शुरुआत में भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता गया, और क्या हुआ, उसका व्यापार बढ़ता गया। लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदने पड़ते थे। अब बताया गया कि वो क्या करते थे कि ब्रिटेन से जो सोने और चांदी लाते थे, ब्रिटेन से सोने और चांदी लाते थे, उसी से ही क्या करते थे, यहाँ पर अपने वस्तुओं को खरीदना पड़ता था। पर बताया गया इसकी वजह से ना, इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई और चीज़ नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, आशा है कि आप सब समझे होंगे, पर नहीं समझे होंगे तो देखिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या होता था कि ब्रिटेन से ये जो कंपनी थी, ब्रिटेन कंपनी या ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस कंपनी ने वहाँ से सोने चांदी लाती थी, यहाँ बेचती थी, तो वही जो पैसा होता था यहाँ की वस्तु को खरीदती थी और वहाँ ले जाती थी, यूरोप, ब्रिटेन आदि सभी देशों में ले जाती थी। आशा है कि आप समझ में आ गया होगा। तब क्या हुआ कि अब क्या हुआ, अब भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। अर्थात क्या हुआ कि जब प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और जिसके जिसके साथ जब युद्ध हुआ, तो क्या हुआ, जो भी पैसा धन लगा तो वो ब्रिटेन से ही मंगाया था ना, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ से मंगाया था पैसा वैसा, तो क्या हुआ, वो भी सब कमज़ोर हो गया, अर्थात धन दौलत अब नहीं बचा। तो बताया गया पास में भारत में बेचने के लिए अब क्या हुआ, जो सोना चांदी था वह नहीं था, बताया बेचने के कुछ नहीं था। और प्लासी का जो जंग था ना, बताया गया जो प्लासी का पहला जंग था, उसके बाद ब्रिटेन के सोने का जो निकासी था वह कम हो गया। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन ने सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब बताया गया जब उनको मिल गया, उनको जब राज मिल गया, अर्थात जब दीवानी मिल गई, वहाँ की बंगाल की दीवान बन गए, तो क्या बताया गया कि जब दीवान बन गए तो अब उनको देखिए यहाँ पर बना, उनको ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि अब दीवान बन गए। वहाँ के जो जनता लोग थे, प्रजा लोग थे, वहाँ के अपना मस्त एकदम राजस्व वसूलेंगे, टैक्स वसूलेंगे, अपना सैनिक का खर्च तो चल ही रहा था, और सबका अपना वहीं से देखेंगे। तो देख सकते हैं आप सब, आगे देखिए बताया गया कि अब भारत, देखिए लिखा गया है, अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे कंपनी अपना खर्च चला रही थी। अब वहीं की देखिए, आया था व्यापार करने, अब यहीं कमाकर यहीं अपना विस्तार कर रहा है, खर्च चला रहा है। अपनी फौज को संभालती थी, और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों का निर्माण करती थी। और कहाँ पर, कलकत्ता में, याद रखना, कलकत्ता में किलों और दफ्तरों का निर्माण भी करती थी। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ लिखा गया है, नवाब की शिकायतें। तो देखिए नवाबों ने शिकायतें दर्ज कराई थी अपना। देखिए बताया गया कि 1733 में जो बंगाल के नवाब थे, इंग्लिश व्यापारियों के बारे में कहा है, कि जो इंग्लिश व्यापारी थे उनके बारे में कहा है कि जब पहली बार हमने देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती किया था। देखिए उन्होंने ऐसा क्या किया था, देखिए कितना एकदम विनम्र भाव से बताया गया है। ये नवाब ने खुद बोला, नवाब ने जब हार गए, उनका सत्ता समाप्त हो गया, उन्होंने खुद ऐसा बोला है। तो इस बात को ध्यान से सुनना। देखिए उन्हें क्या बोला, नवाबों ने क्या बोला है कि जब पहली बार हमारे देश में, अर्थात इस देश में जब सरकारी कंपनियों के सामने जब आई थी, तो क्या हुआ, उन्होंने बताया कि सरकार के सामने, अर्थात वहाँ के जो बंगाल के जो भी नवाब थे, उसके सामने विनती किया कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने का थोड़ा सा ज़मीन दे दीजिए। और बताया गया उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, अर्थात वह ज़मीन दे दिया गया। चलिए ठीक है, इतना राज्य है, नवाब जो थे वहाँ पर, कोई है, इतना राज्य है, थोड़ा सा ज़मीन दे दें, अपना व्यवहार करें, बात खत्म। यहाँ सोना लाएंगे, हमारा भी कुछ फ़ायदा होगा, ऐसे वैसे कुछ भी सोची होगी। तो आगे देखिए बताया, यहाँ फैक्ट्री को थोड़ी सी ज़मीन दे दी गई, उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई,
उन्होंने उन्होंने क्या किया, मजबूत किला खड़ा कर दिया, अर्थात थोड़ी ज़मीन मिली पर क्या किया उन्होंने, किला ही खड़ा कर दिया। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए और नदी से जुड़ाव, जो नदी से जुड़ गए, गड्ढे उड्ढे बनाकर अपना नदी से जुड़ गए अपना, क्योंकि जब भी आते थे तो समुद्र मार्ग से ही आते थे। तो बताया गया दीवारों पर उन्होंने जाने कितनी तोपें, अर्थात देख सकते हैं जब थोड़ी सी ज़मीन मिली उन्होंने अपना गड्ढा सड्ढा खोद कर और कुछ इधर उधर दीवार उवाल खड़ा करके अपने समुद्र की तट पर हो गए। और बताया गया कि और अन्य चारों तरफ क्या किए, तोपों, याद रखना, देखिए तोप बिछा दिए, बंदूक वगैरह तोप बिछा दिए, अर्थात लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। आगे बताया गया उन्होंने बहुत सारे सौदागर और अन्य लोगों को अपने महातर रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1,00,000 रुपये राजस्व वसूल कर सकते थे। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके देश में ही गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे थे। देख सकते हैं, बताइए, थोड़ा सा ज़मीन मांगे थे, उसके बाद किला खड़ा किए, उसके बाद तोप शोप लगाकर क्या किए, अपना राज करने लगे। आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। अब क्या हुआ, अब कंपनी के जो अफसर थे वह नवाब बन बैठे। आगे देखिए लिखा गया है, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो एक ही चैप्टर को 3 पार्ट में करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा देखिए मैनेज करना अपना, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। तो देखिए लिखा गया है कि कंपनी के अफसर जो थे नवाब अब बन बैठे, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। आगे बताया गया नवाब बनने का क्या मतलब था। इसका एक मतलब यह था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। अब वो क्या दीवान बन गया, अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके लिए कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब रखता था। देखिए बताया गया कि जो कंपनी था तो कंपनी था ही, पर जो कंपनी के अन्य कर्मचारी थे वो भी अब नवाब बनना चाह रहे हैं, समझ सकते हैं। आगे देखिए बताया गया प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे जो असली नवाब थे, अर्थात वो नवाब बन गए हैं, अंग्रेज नवाब बने हैं ना ब्रिटेन लोग ने, पर क्या हुआ, जो असली नवाब थे, जो मुगल के वंशज थे, असली नवाबों को बाध्य कर दिया। अब बाध्य कर दिया, देखिए क्या बताया गया कि कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे दे, बताए, समझ सकते हैं। जो असली नवाब अर्थात जो मुगल के वंशज थे, मीर जाफर के जो अगला वंशज आना था, अब उनको बोल रहे हैं कि आप सब जो कंपनी के जो अफसर लोग हैं उनको तोहफे लाइए, समझ सकते हैं आप, उनके बोल रहे हैं कि आप सब तोहफे लाइए। वो और देखिए कैसे बेहतरीन लिखा गया है कि जो असली नवाब थे, उस असली नवाब को बोल रहे हैं कि आप सब हम सब के कंपनियों के लिए तोहफे लाइए। अब क्या कर सकते हैं, आगे देखिए तौर पर, और तोहफे के तौर पर क्या दीजिए, ज़मीन दीजिए और बहुत सारे पैसे दीजिए। और खुद को रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर लिया। और जो रॉबर्ट क्लाइव था उन्होंने बहुत ज़्यादा धन दौलत जमा कर लिया यहीं भारत में ही। आगे बताया गया 1743 में जब इंग्लैंड में मद्रास, अब बताया गया जब कितने 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, कौन, रॉबर्ट क्लाइव ने जब इंग्लैंड से मद्रास अर्थात चेन्नई आया तो उसकी उम्र देख सकते हैं दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव की उम्र 18 वर्ष। पूछेगा ऐसे कभी कभी कि जब रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र कितना था, तो याद रखना 18 वर्ष था। कब आया था ये भी पूछ सकता है, तो 1743 ईस्वी में। आगे बताया गया 1767 में जब वह दो बार गवर्नर जनरल के बाद हमेशा के लिए भारत रवाना हुआ, अर्थात 2 बार क्या हुआ, गवर्नर जनरल बनने के बाद 2 बार गवर्नर जनरल बना था रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर उसने क्या किया कि यहाँ से रवाना कर दिया, हमेशा के लिए यहाँ से रवाना कर दिया, कहाँ पर, अपने देश अर्थात ब्रिटेन। आगे बताया गया कि भारत के लिए रवाना हुआ तो उसकी दौलत क्या थी, देख सकते हैं उस समय उसकी दौलत, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 4,01,200 पाउंड का मतलब समझ सकते हैं, इतना उस समय का बराबर थी ना। बताया गया कि दिलचस्पी की बात है कि गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यकाल में कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा था। जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका ये काम था कि आप जाकर वहाँ भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। पर उसने क्या किया, भ्रष्टाचार करके इतना धन दौलत ले लिया, इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया लेकिन 1772 में ब्रिटिश के संसद में उसे भ्रष्टाचार के आरोप में, अब इतना धन दौलत
दौलत ले लिया इसलिए इसके भ्रष्टाचार के आरोप में इसके भ्रष्टाचार के आरोप में उसे क्या कर दिया, सफाई देनी पड़ी, अर्थात उनको गिरफ्तार कर लिया, उन पर केस चलने लगी, किससे, रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर, याद रखना। आगे बताया गया सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत में संदेश पर थे, अर्थात संदेश था कि आप इतना धन दौलत कैसे कमाए। उसे भ्रष्टाचार आरोपी के बारे में बरी तो कर दिया गया, अर्थात उनको बरी कर दिया गया। 1774 में उसकी आत्महत्या कर ली। अर्थात क्या हुआ, याद रखना, क्या हुआ कि जब इतना रॉबर्ट क्लाइव को ऐसा बताया गया कि ये इतना आप धन दौलत कैसे कैसे पा गए, उन पर संदेह की नज़रों से देखे जाने लगा, उस पर केस चलने लगा कि आप इसका क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे, उत्तर देंगे कि ऐसा कैसे हुआ, इतना पैसा कैसे आया, कहाँ से आया। तो ये सब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने अपना ये सब उनको दिया, जो थोड़ा बहुत रिप्लाई दिया, अभी देंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ कि उसको जब रिहा कर दिया गया तो वो आत्महत्या कर लिया। तो याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया। कंपनी ने सभी अफसर क्लाइव की तरफ दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए, और जो अन्य लोग थे वो रॉबर्ट क्लाइव की तरह क्या हुआ, दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत के निवालों को चले गए। इसके अलावा उन सभी को अर्थात जो और थे उनके, रॉबर्ट क्लाइव के बाद उन सभी और ईमानदार भी और जो थे सभी लोग थे, तो वो सब उन्हीं अफसरों में क्या थे, बहुत लोग ईमानदार भी थे। इतना नहीं, क्लाइव की तरह इतना निर्दयी और भ्रष्टाचारी नहीं थे, ईमानदार थे ना। बताया गया उनमें से बहुत सारे अफसर जो थे वह साधारण परिवार के थे। बताया गया उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर, अपने देश लौटकर आराम से ज़िंदगी बसाए। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए। उन्होंने वहाँ बोलते हैं उसे, आसानी से अपना क्या किया, जीवन यापन किया। उन्होंने वहाँ के लोग नवाब कहते थे, अर्थात जो वहाँ के लोग रहते थे वहाँ के लोग को नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब ही अंग्रेजी संस्मरण किया जाता है। नवाब क्या है, अंग्रेजी शब्द को संस्मरण किया जाता है। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियतों में रातों रात उभर आने वाले के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्लाइव की देखिए दुख है, जो उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। तो अब क्यों किया था, अब देखिए बताया कि जैसे देखिए उन्होंने बताया कि संसद की एक समिति के सामने, जब उनको संसद की समिति अर्थात उनको जब रॉबर्ट क्लाइव को उनको सामने लाया गया तो सुनाने देखिए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने देखिए लिखा अपने लिए, उन्होंने क्या किया, क्यों आत्महत्या किया। बताया कि संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा कि प्लासी की लड़ाई, जो प्रथम लड़ाई थी, प्लासी की लड़ाई के बाद सबने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखते हैं। बताया गया कि उस स्थिति में कल्पना कीजिए, अर्थात क्लाइव ने खुद बता रहा है कि उस स्थिति में जब हमने पहली बार लड़ाई जीता, तो आप कल्पना कीजिए कि प्लासी के जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया। क्या हुआ, कल्पना कीजिए कि प्लासी के जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया। आगे बताया गया एक ताकतवर राजा, जो एक ताकतवर अर्थात जो सिराजुद्दौला था ना, उस सिराजुद्दौला अर्थात ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, और एक संपन्न इतना बड़ा शहर था ना, शहर मेरी दया था, अर्थात मेरे दया के लिए आया था कि हाँ आप दया कर दीजिए, क्योंकि इतना नरसंहार किया था। और बताया गया उसके लिए सबसे दौलतमंद महाराजा मेरी एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान अर्थात काट पीट डालते थे एक दूसरे को। और मैं ऐसे कारखानों के बीच गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुली थी। तो बताइए उनका बस इतना कहने का मतलब है कि जब हमने प्लासी का युद्ध जीता, तो मैं जब इतना जीता तो जो सिराजुद्दौला इतना बहुत खुर्रम अपने आप को समझता था ना, ऐसा करने वाला क्या हुआ कि उसके बीच वो सब क्या हुआ कि जो प्रजा थे वो सब भयभीत हो गई, और ये जो भी धन दौलत थे अगर हम चाहते तो और भी ले सकते थे, पर इन सब के लिए हम सब क्या किए, अपना कंपनी का विस्तार किया और सिर्फ इतने ही पैसा ले पाए, अगर चाहते तो और ले लेते थे। इतना उसका कहने का मतलब था। बस इसीलिए क्या हुआ, उसने अपना आत्महत्या कर लिया। आगे देखिए बताया गया कि कंपनी का फैलना ना, कंपनी का फैलता शासन, देखिए लिखा गया है
यदि हम 1757 से 1857 दोनों तिथि देखिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप एकदम ध्यान दीजिए, आप समझ में नहीं सकते। देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार जीत हुआ था, और 1857 में आप समझ सकते हैं 1857 में फिर विद्रोह हुआ था जो कि एकदम अंत हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। आगे देखिए लिखा गया है कि 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखते हुए महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी के सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं करते थे। जो सैनिक होते थे वो किसी भी अनजान सैनिकों पर हमला नहीं करते थे, जो सैनिक रहते थे उस पर हमला नहीं करते थे। बताया गया उसने किसी भी भारतीय रियासतें का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल करते थे। किसी भी कहीं पर भी बताया गया इसमें कि जब अंग्रेज रहते थे वो कहीं पर आक्रमण करने के पहले ये नहीं कि चलिए मार दीजिए बात खत्म, नहीं, वहाँ कहीं पर भी अगर आक्रमण करने से पहले वहाँ के राजनीतिक, आर्थिक और जो भी उन सबका जो कूटनीति था उन सबको जानकर तभी आक्रमण करते थे। देखिए कितना चालाक थे। आगे देखिए बताया गया बक्सर की जो लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंसी तैनात कर दिया, अर्थात अपना खुद रेजिडेंसी बना दिया बक्सर की लड़ाई के बाद। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों के लिए, जो रेजिडेंसी था उनका काम कंपनी के हितों के लिए करना और आगे बढ़ाना था। रजिस्टर देखिए जो रेजिडेंसी के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने के लिए थे। आगे बताया अगला राजा कौन होगा, देखिए बता सकते हैं। अब आगे बताया गया इतना तक आगे कि उन्होंने बताया कि अब अगला राजा कौन होगा, किस पद के लिए किसको बैठाया जाएगा। इस तरह की कई क्या हुआ चीज़ें कंपनियों के अफसर खुद तय करने लगे, समझ सकते हैं ना। अभी सिर्फ नवाब बने थे, अरे दीवान बने थे ना, अब क्या हुआ कि अब बताने लगे, जैसे बताया कि अब अगला राजा कौन बनेगा, जैसे बताया गया कि कंपनी जिसको बोल दे वही बनता था, ऐसा ये सब इतना तक हो गया ना। आगे बताया गया कि कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि दी, जो रियासतें थे, जो नवाब थे, क्योंकि वो सब दीवान थे ना, और नवाब तो कोई दूसरा था, तो जो नवाब और थे उन सब पर क्या कर दिया कि सहायक संधि थोप दी। रियासत इस बंदोबस्त को मान लेनी थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। अर्थात जो भी बताया गया कि जो इस बंदोबस्त को, अर्थात जो भी इस संधि को बताते थे कि जो भी रहता था वहाँ का नवाब, उस नवाब को सहायक संधि के लिए ऑफर देते थे, और जो इस ऑफर को मान लेता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपना क्या करता था, संधि कर लेता था, तो उनको अपने सैनिक अर्थात स्वतंत्र सैनिक रखने का कोई अधिकार नहीं था। अब देखिए जब अधिकार नहीं था तो क्या करते थे, देखिए यहाँ पर पढ़े हम सब, यहाँ पर बताया कि अधिकार नहीं था उसे कंपनी की तरफ से, और अब क्या करता था वो कंपनी खुद अपनी तरफ से सुरक्षा मिलता था उसे, कंपनी उसको सुरक्षा देती थी, और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, और क्या होता था जो भारतीय शासक रहते थे अगर अपना रकम अदा करने में चूक जाते थे, तो याद रखना जब रकम अदा करने में चूक जाते थे तो उसे जुर्माना के तौर पर उनका इलाका जो था वो अपने कब्जे में कर लेते थे। याद रखना, बहुत बार पूछा जाएगा। गया कि अगर कोई भी भारतीय जो शासक रहते थे उस समय, जो अपना जुर्माना चुकाने में अगर चूक जाते थे, नहीं दे पाते थे, तो क्या होता था कि उसके जो इलाके रहते थे वह कंपनी क्या करती थी, उसको अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जैसे बताया गया कि रिचर्ड वेल्जी गवर्नर जनरल 1798 से 1805 में बताया गया। उस समय अवध क्या था, जो अवध एक था ना, जो अवध राज था ना, अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंप दिए थे। अब नहीं चुका पाए होंगे टैक्स। अब देखिए बताया गया मजबूर किया गया क्योंकि नवाब सहायक संधि के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इस आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके, कहाँ के, अवध और हैदराबाद, इन दोनों को याद रखना, अवध और हैदराबाद के भी कई इलाके क्या हुए, इस राजनीति में हड़प लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने बेटों में ब्रिटिश रेजिडेंसी ना, कैटल
बताया गया अपने जो बेटे थे, बेटों के साथ ब्रिटिश के रेजिडेंसी के साथ नवाब शुजाउद्दौला, कौन? शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला ना, शुजाउद्दौला टीली कैटल द्वारा बनाए गए चित्र, एक कैटल था कोई, उन्होंने ऐसा चित्र बनाया गया। बताया गया बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब कौन बने कि शुजाउद्दौला ने ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यह यहाँ जो रेजिडेंसी के सामने अपनी देखिए परिचित शाही का जो शाही परिचित घरानों को दे रहे हैं, ऐसे बताया गया। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है रेजिडेंसी की ताकत। तो रेजिडेंसी का क्या ताकत होता है या उसमें क्या व्यवस्था थी, तो समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कंपनी द्वारा नियुक्ति की गई जो रेजिडेंटर के बारे में स्कॉटलैंड की क्या प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, याद रखना, स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री क्या नाम था उनका, बताया गया जेम्स मिल। तो अगर पूछेगा कभी कभी कि जेम्स मिल कहाँ के या क्या थे, तो याद रखना ये अर्थशास्त्री और राजनीति शास्त्र थे, ये जो जेम्स मिल था। अब एक बात याद आ रहा होगा, अगर आप पहली कक्षा देखे होंगे तो यही जेम्स मिल जो था, यही जेम्स मिल ने क्या किया था ना, यही जेम्स मिल ने हमारे इतिहास को 3 खंडों में बांटा था। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इतना याद हो रहा होगा आपको। आगे देखिए बताया गया दरअसल रेजिडेंस जो था रियासत का राजा होता था, जो रेजिडेंस होता था वह रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधात्मक की तरह काम करने के लिए छूट देते थे जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता था। रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के काफिल काम का होता था। नीचे देखिए बताया गया कि जो चीज़ें आराम से चलती रहती थी शासन के कामों में रेजिडेंसी की दखल अंदाजी के लिए बिना सब कुछ चल रहा था। अर्थात बताया गया जब भी कुछ अलग तरह का घटना घटता था, कुछ भी और अलग तरह का जो घटना घटता था, तब बताया गया जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता था जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती थी तो टकराव और उथल-पुथल हो जाता था। अर्थात कोई ऐसा रहता था कि जो भी सरकार रहती थी अगर कुछ ऐसा नियम लागू की और वहाँ के जो नवाब वगैरह प्रजा वगैरह थे नहीं मानती थी, तो क्या होता था विद्रोह वगैरह होकर झगड़ा वगैरह हो जाने लगता था, अर्थात युद्ध वगैरह के लिए भी हो जाता था। आगे देखिए यहाँ पर है टीपू सुल्तान, ध्यान देना। देखिए क्या लिखा है, टीपू सुल्तान जिन्हें हम शेर ए मैसूर भी कहते हैं। तो इस बात को याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि शेर ए मैसूर किसे कहते हैं, तो टीपू सुल्तान को। आगे देखिए बताया गया कि जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, क्या राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्या हुआ, उस पर अपने खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता अपनाया। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अब अटैक होगा, अब कुछ भी होगा, अब समझौता नहीं होगा, अब डायरेक्ट अटैक होगा, ऐसा। तो देखिए बताया प्रत्यक्ष टकराव का रास्ता भी अपना लिया दक्षिण भारतीय जो दक्षिण भारतीय और जो दक्षिण भारत के का राज्य के मैसूर थे, याद रखना ये मैसूर एक जगह था। आगे बताया गया मैसूर के उदाहरण के लिए यह बात समझी जाती है। देखिए लिखा गया कि हैदर अली शासक काल और जो हैदर अली थे ना, हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782 में था। तो अब बताया गया इसी हैदर अली के पुत्र का नाम क्या था, टीपू सुल्तान। तो इस बात को याद रखना। देखिए बताया गया कि हैदर अली के उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान की काफ़ी ताकतवर हो चुके थे ना। मालाबार तट पर, कहाँ पर, याद रखना, पूछेगा कभी कभी कहाँ पर, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार जो होता था, मालाबार तट से जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार कर रहे थे, तो वहाँ के जो व्यापार होते थे, तो वहाँ का क्या हुआ कि जो मैसूर के रियासत होता था, वहाँ का रियासत, वहाँ मैसूर चलाते थे ना, अपना रियासत था वहाँ पर। तो क्या किया कि रियासत के नियंत्रण में था। बताया गया जो कंपनी से काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, तो जो कंपनियां थी, तो बताया गया कि जहाँ पर मैसूर अर्थात टीपू सुल्तान की इलाका कहाँ था, मालाबार, वहाँ से क्या करती थी कंपनियां, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। बताया गया 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह का मतलब वही जो समुद्र के किनारे नाव को लगाया जाता है ना, बंदरगाह में चंदन की लकड़ी
काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया, अर्थात वो नहीं दे रहे थे, कह रहे थे आप यहाँ से आप सब नहीं ले जाएंगे, ऐसा होगा ना, रोक दिया। सुल्तान के स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया गया, और जो उनके सुल्तान अर्थात जो भी उन कंपनियों से जो छोटे मोटे यहाँ के लोग रहते थे, जो भी लोग रहते थे अपना छोटे मोटे द्वारा ही वहाँ पर बेचते थे, उन सब पर भी क्या कर दिया, रोक लगा दिया कि आप सब एक एक टुकड़ा आपको आप सब अंग्रेज को नहीं देंगे न, ऐसा उन सब ऐसा रोक लगा दिया टीपू सुल्तान ने। अब आगे बताया गया टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी, अब जैसे देखिए अगर आप थोड़ा बहुत रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पर जो थे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद जो ब्रिटेन के आए थे तो वो आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी भी आ गए थे। तो जो फ्रांसीसी आए थे तो फ्रांसीसी से क्या हुआ, तो ये फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध था, किसका, टीपू सुल्तान का। तो देखिए जो टीपू सुल्तान था तो वो भी थोड़ा राजनीति अपना लगाएं कि जो फ्रांसीसी व्यापारी अर्थात ये तो थोड़ा कम मतलब कम ताकतवर थे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, तो जो फ्रांसीसी व्यापारी थे तो इस फ्रांसीसी व्यापारियों से अपना मित्रता जमाया, और उनकी मदद के लिए अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, अर्थात जो भी वो बंदूक वगैरह रखते थे वो सबको अपने में मिला लिया कि चलिए ठीक है, हमने अथा बोले कि हाँ चलिए अब आप हमारे साथ लड़िए, अगर मान लीजिए वो सब चले जाएंगे तो हम जो भी व्यापारी रहेगा हम आपको देंगे, ऐसा वैसा कुछ बोला होगा, जैसे चाल चला जाता है राजनीति में। तो आगे बताया गया, देखिए यहाँ पर देखिए बताया गया एक इसको पहले ही देखना चाहिए था। तो देखिए बताया गया टीपू सुल्तान के बेटे को बंधन बना लिया गया। देखिए इस मैटर को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर पढ़ लें इसको तब पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा गया जो क्या हुआ कि टीपू सुल्तान थे उसका जो मालावार या कुछ ऐसा था ना, वहाँ के जो था कि कंपनियों ने बंद कर दिया, अर्थात कंपनी को कोई कुछ नहीं देगा, ऐसा उन्होंने आदेश दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, सुल्तान ने इन इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। क्या हुआ, जब इसका ऐसा टीपू सुल्तान ने किया तो क्या हुआ, कंपनी ने आग बबूला हो गया, और उन्होंने हैदर अली अर्थात वही टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली और टीपू सुल्तान, जो टीपू सुल्तान थे बहुत महत्वाकांक्षी और घमंडी खतरनाक दिखते थे ना। अंग्रेज को लगता था कि ये ऐसे राजाओं को नियंत्रण में करना कुचलना जरूरी है, अर्थात वो उनको जरूर मार सकते, ऐसा उन्होंने ऐसा किया कि अगर इन सबको नहीं मारेंगे तो हमारा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। आगे बताया गया फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार युद्ध हुई। किसके, मैसूर अर्थात यही टीपू सुल्तान और हैदर अली अर्थात उनके पिता के साथ कितनी बार, याद रखना कभी पूछ सकता है, तो कितनी बार, 4 बार, 4 बार युद्ध लड़ा ना, यह सन दिया गया है। आगे देखिए बताया गया, सन कभी नहीं पूछेगा। अब देखिए बताया गया आखिरी जो युद्ध था श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली, अर्थात कंपनी क्या हुआ, जीत गया आखिरी। तो कभी कभी पूछेगा कहाँ, तो श्रीरंगपट्टनम में क्या हुआ, कंपनी पर जीत गया। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। क्या हुआ, टीपू सुल्तान मारे गए। और बताया गया राजकाज पुराना ओडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया, अर्थात जो इसके पहले पुराने जो थे उनके हाथ में क्या किया, सत्ता को सौंप दिया। ये नहीं, देखिए लड़ते थे, लड़ने के बाद क्या होता था, वो ये नहीं कि जहाँ के नवाब को मारते थे वहाँ अपना खुद नवाब बन जाते, ऐसा नहीं रहता था। बस जीत कर बस अपने बात को मनवाना चाहते थे अंग्रेज ना। तो क्या होता था, वहाँ के जो राजा रहते थे उसके देखिए यहाँ पर देखिए, आप मैसूर को या टीपू सुल्तान को हरा कर, अब ये नहीं अपना खुद वहाँ नहीं बताया गया, पुराने ओडियार राजवंशों को, जो पुराने थे अर्थात जो इसके पहले इन सब के पहले वंशज वगैरह थे, उनको दे दिया गया कि हाँ ठीक है, अब हम दे दिया आपको, ऐसा करिए, पर हाँ शर्त है जो हम कहेंगे वो मानना, बस ऐसा था ना। आगे देखिए बताया गया कि इसके साथ मैसूर पर सहायक संधि ठोक दी, अर्थात बता दिया सहायक संधि का मतलब जो अभी हम बताएं। सहायक संधि का मतलब क्या होता है, यही होता है कि जब अब हम जो करेंगे वो हमारे हर अच्छाई बुराई में साथ देना ना। अब क्या होता था, वो ऐसे सहायक संधि भी थोप देते थे। तो अब देखिए यहाँ पर बताया गया टीपू सुल्तान के बेटों को बंधन के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्थ द्वारा ये चित्र बनाया गया है। आगे देखिए टीपू सुल्तान की फौज को हैदर अली और टीपू सुल्तान के कई बार युद्ध हराया था। आगे बताएगा, लेकिन 1792 में मराठों हैदराबाद के निजाम और कंपनी के संयुक्त फौज के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तरह उनके 2 बेटों और अंग्रेज में बंधन हो गए थे। याद रखना किनके, तो हैदर अली अर्थात जो टीपू सुल्तान थे, इनके दो पुत्र क्या हो गए थे, अंग्रेज अपने अंडर ले लिया था, अर्थात अपने उनको क्या कर लिया था कि
अपने साम्राज्य में अर्थात जो था वहाँ पर रखते थे कि अगर कुछ करेंगे तो इस जो इनके लड़के हैं हमारे अंडर में, अर्थात जैसे होता है किडनैपिंग की। आगे देखिए बताया गया कि अपने आस-पास रखते थे ना, वहाँ पर उनकी बेटियों को अपने आस-पास रखते थे। देखिए लिखा गया है ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसा ये सब दृश्य जो दृश्य छपा गया है, ये सब दृश्य छपना क्या लगता था, बहुत अच्छा लगता था। आगे देखिए बताया गया टीपू सुल्तान की कहानी। अब देखिए टीपू सुल्तान को मैसूर मैसूर या शेर-ए मैसूर क्यों कहा जाता है? तो देखिए बताया गया कि राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से ही होती है। जो छवि होती है उनकी दिखावटी होती है, जो उनकी बलवत्ता होती है वह जनश्रुतियों के जो बताया जाता है, जो जनश्रुतियाँ बताती हैं उन्हीं से ही पता चलता है। बताया गया कि प्रचलित किस्सों में से उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता था। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा गया है कि एक बार वह अपने फ्रांसीसी, जो अभी बताया था फ्रांसीसियों के जो व्यापारी थे, फ्रांसीसी मित्र के साथ या दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आया, अर्थात वो उनके दोस्त के सामने आया। उनकी बंदूकें क्या हुई, मौके पर काम नहीं दिया ना, काम नहीं दिया, साथ नहीं दिया। आगे बताया गया और जो उनका कटार था वो भी ज़मीन पर गिर गया। फिर भी क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने, जो टीपू सुल्तान थे वह क्या किया, अपने निहत्थे ही शेर को मार गिराया और अपनी दोस्तों की रक्षा की। अपने जो दोस्त फ्रांसीसी दोस्त था उसकी रक्षा की, इसलिए उसे शेर-ए मैसूर भी कहा जाता है। इस बात को याद रखना। यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो देखिए चित्र में जैसे देखते हैं कि ये जो है ये एक बनाया गया है, मशीन के द्वारा ये बनाया गया है और ये जो नीचे है ये एक सिपाही है। इसमें देखिए यहाँ पर मैटर पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि ये मशीन है, इसमें एक हत्था लगा रहता है, तो उस हत्थे को जब घुमाया जाता है तो क्या होता है, इसमें एकदम शेर की गर्जना की जैसी आवाज़ आती है और शेर की तरह गर्जना की आवाज़ आती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि टीपू सुल्तान जो खिलौना का शेर, अर्थात जो टीपू सुल्तान ने शेर को मार गिराया था, इसके इसके बारे में ऐसा अंग्रेजों ने बनाया था। और आगे देखिए, यहाँ से देखिए लिखा गया है मराठों से लड़ाई। तो अब एकदम ध्यान से तो देखिए लिखा गया है कि 18वीं शताब्दी के आखिरी तक जो कंपनी थे मराठों की ताकतों को काबू में और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगे थे। जो कंपनियाँ थी तो बताया कि वो मराठों के जो मराठे थे उनको अपने काबू में, अर्थात अपने बस में करने के लिए और उनको ख़त्म करने के लिए भी सोचने लगी थी। आगे बताया गया 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। याद रखना, कभी-कभी पूछ देता है कि पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में। आगे देखिए बताया गया है कि तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली के देश का जो शासक चलाने का मराठों का सपना चूर-चूर हो गया। जब हार गए तीसरी लड़ाई में तो जो मराठे थे, मराठों का क्या हुआ, सपना चूर-चूर हो गया। दिल्ली पर अपना शासन करने का जो सपना था उनका। आगे बताया गया उन्हें कई राज्यों में बाँट दिया गया। इन राज्यों की भागडोल से सिंधिया, होलकर, याद रखना, फिर कभी-कभी पूछता है तो कौन-कौन, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग-अलग राजवंशों के हाथों में चले गए। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कन्फ्रेसिडी राजमंडल के सदस्य थे। आगे लिखा गया कि पेशवा का इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख था। आगे है देखिए लिखा गया है पुणे में रहते थे, ये जो रखते थे, अर्थात ये प्रेसिडेंसी राजमंडल था ये पुणे में था। आगे बताया गया कि महादजी या सिंधिया और नाना फर्जिन ने 18वीं सदी के आखिरी तक दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा के राजनीति थे। देखिए आगे लिखा गया है कि एक बार क्या हुआ कि जैसे बताया गया कि एक बार कई युद्धों में कंपनियों ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आगे बताया गया पहला युद्ध मराठों के बीच कब हुआ, तो बताया गया पहला युद्ध 1782 ईस्वी में साल 22 सदी के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। जिसमें क्या हुआ, ना अंग्रेज जीत पाए या जो ब्रिटिश थे न वो जीत पाए और न ही मराठा जीत पाए। आगे बताया दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया, अर्थात कोई मुद्दा था उस मुद्दों पर भी लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि
उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग में अंग्रेजों के कब्जों में आ गए। क्या हुआ? अंग्रेज के कब्जों में आ गए। अंततः 1817 से 1819 में तीसरी अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठा की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। अर्थात क्या हुआ? मराठा भी हार गए। याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि कुचल दिया गया। फिर लिखा है कि पेशवा को पूरे से हटा दिया गया। जो पेशवा थे, मराठा थे, उनको पूरे से क्या किया? हटाकर कानपुर के पास बिठूर दिया, अर्थात बैठा दिया गया। कहाँ पर? कानपुर पे पूरे से हटाकर कानपुर में बिठा दिया गया। पेंशन पर भेजे गए, अर्थात पेंशन या एंशन होता है वहाँ पर, एंशन पर भेज दिए गए। अब यहाँ पर जो था तो कहाँ पर बताया गया कि बिंद के दक्षिण में स्थित जो भूभाग कंपनी का नियंत्रण में आ चुका था। जो दक्षिण का बिंद था, अर्थात दक्षिण का जो भूभाग था, बिंद पर्वत या था बताया गया। तो इसका जो आसपास का जो क्षेत्र था वह अंग्रेजों के उनके अंडर में आ गया था। तो आगे देखिए लिखा गया सर्वोच्चता का दावा। अब क्या हुआ कि कंपनियों ने अपने आप को सर्वोच्च समझने लगे। तो देखिए लिखा गया है, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग जो प्रथम गवर्नर था, याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण करने और उनकी धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी, बताया गया। आगे देखिए लिखा गया कि यह सोच बाद में भी अंग्रेज को नीतियों को दिखाया गया। आगे देखिए लिखा गया है कि लेकिन यह प्रक्रिया रोक टोक नहीं चला। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने किस्तू या फिलहाल कर्नाटक के जो छोटे राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो वहाँ की जो रानी थी, क्या नाम था? चिन्नम्मा। याद रखना, क्या नाम था? चिन्नम्मा। पूछा जाता है बहुत बार। चिन्नम्मा कहाँ की राजधानी? अभी आया देखिए ऊपर, रानी चिन्नम्मा कहाँ की? तो कर्नाटक की। याद रखना, कर्नाटक की जो चिन्नम्मा थी, उन्होंने क्या किया? हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया ना। आगे बताया गया कि 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किन्हें? चिन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में उन्हें जेल में डाल दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात जो चिन्नम्मा थी उनकी मृत्यु जेल में ही हो गई थी। आगे बताया गया, चिन्नम्मा के बाद किस्तूर स्थित रंगोली की एक गरीब चौकीदार क्या थे? जब चिन्नम्मा की मृत्यु हो गई जेल में, तो वहीं कहाँ के? तो याद रखना कहाँ के? किंतूर के एक रंगोली या गरीब चौकीदार था। कौन? गरीब चौकीदार था। नाम क्या था? तो रायन्ना। याद रखना, रायन्ना। तो इस बात को याद रखना, चिन्नम्मा के साथ आता है, कभी कभी पूछता है, अगर प्रश्न बना होगा तो दिखाएंगे। तो रायन्ना ने क्या किया? यह प्रतिरोध जारी रखा। अर्थात जो चिन्नम्मा ने आंदोलन किया था उस विषय को उनकी मृत्यु के बाद रायन्ना ने भी इस प्रतिरोध को जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविर थे ना और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। किसने? रायन्ना ने। आगे देखिए लिखा गया है, आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज ने पकड़ लिया। क्या हुआ? उन्हें भी क्या किया? अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1830 में फांसी पर उन्हें लटका दिया। प्रतिरोध से ऐसे प्रतिरोध थे, ऐसे कई दूसरी उदाहरण आप किताब में पढ़ सकते हैं या लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। तो रानी चिन्नम्मा है ना। पूछा जाता है कहाँ की? तो याद रखना, कर्नाटक के। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया, क्या हुआ कि जो रायन्ना थे उनको भी फांसी पर लटका दिया गया। आगे देखिए लिखा गया कि 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में उनका प्रभाव बहुत डरी हुई थी ना। कंपनी को भय था कि
भय था कि कभी भी रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम में भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। यही यही डर के चलते अंग्रेज और उत्तरी पश्चिम भारत में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान, याद रखना कितने, तो 1838 से 42 ईस्वी में कहाँ पर, तो अफगानिस्तान, याद रखना अफगानिस्तान की एक लंबी लड़ाई लड़ी। किसने, वो अंग्रेजों ने लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनियां स्थापित किया या वहाँ स्थापित किए। 1843 में सिंधी में कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। अब क्या हुआ, पंजाब की बारी थी। बताया गया जहाँ यहाँ बताया गया महाराजा रणजीत सिंह, याद रखना एक जो चिन्नमा थी उनका पूछा जाता है और ये इनका रणजीत का, तो याद रखना ये रणजीत कहाँ के थे, तो ये पंजाब के थे, ये पंजाब के थे और रानी चिन्नमा जहाँ की थी वह कर्नाटक की थी। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी या कंपनियों की दाल नहीं गलने दी ना, अर्थात वो वहाँ लोहा ले लिए, अर्थात लड़ने के लिए तैयार हो गए। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासतें के साथ दो लंबी लड़ाई हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज ने पंजाब का भी अधिग्रहण अर्थात अपने राज्य में मिला लिया। इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है अब उनका विलय नीति, जो अंग्रेज था, अंग्रेजों का देखिए विलय नीति, तो देखिए उनका विलय नीति क्या है, तो ध्यान से, तो देखिए लिखा गया है विलय नीति, तो देखिए लिखा है कि अधिग्रहण की आखिरी लहर, जो अधिग्रहण था, अधिग्रहण का आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी, याद रखना यहीं पर कि जो विलय नीति था इन्होंने लॉर्ड डलहौजी, कौन, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे हम विलय नीति का नाम दिया जाता है। आगे देखिए लिखा गया है यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासन की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं हो तो उनकी रियासतें हड़प ली जाएगी। आशा है कि समझ में आ गया होगा। जैसे कि बताया गया इसमें कि मान लीजिए कोई राज्य कर रहा है और उस राजा का कोई पुत्र वारिस नहीं है, पुत्री रहे पर अगर पुत्र वारिस न रहे तो उसका राज्य क्या होता था, अंग्रेजों ने हड़प लेते थे। आगे बताया गया उनकी रियासतें हड़प कर ली जाती थी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। इस सिद्धांत अर्थात ये जो विलय नीति थी, इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे बताया गया यहाँ पर बताया गया सतारा था, उदयपुर था, नागपुर था, झांसी था आदि, क्या हुआ कि ये सब मिल गए। बस इसी वजह से विलय नीति का जो नीति था इसमें, जो कि अगर कोई पुरुष वारिस नहीं रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कंपनी का भूभाग बन जाएगा। तो आगे तक क्या हुआ कि आखिरकार में कंपनी के जो अवध था, अवध उस समय सबसे बड़ा राज्य रहता था, तो बताया गया अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। तो याद रखना अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था अंग्रेजों ने। बताया गया इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। अब जब अवध को ले रहे थे अपने नियंत्रण में तो तर्क क्या दिया उनके प्रजाओं को, तो बताया कि उन्होंने कहा कि अवध की जनता, जो प्रजा है उनकी जनता नवाब के कुशासन मतलब बुरा शासन कर रहा है, यहाँ पर आज़ाद करने के लिए सर कर्तव्य से बंधे हुए। अर्थात उन्होंने ऐसा तर्क दिया, इतना घटिया तर्क दिया कि जो अवध के प्रजा हैं उनसे अपना तर्क दिया कि यहाँ का जो अवध का राजा है, तो ये बता रहा है कि अंग्रेज खुद ने बोला कि यहाँ की जो प्रजा है वह हमें बता रही है कि ये क्या है, कुशासन कर रहा है ना, इसलिए हम क्या है, कर्तव्य बंद है, अर्थात इसलिए हम इसको हराकर अपने कंपनी में मिला रहे हैं। आगे बताया गया इसलिए वे अवध पर कब्जा करके मजबूत अपने प्रिय नवाबों को जिस तरह से गद्दी का हटता देख किया, क्योंकि ये बात तो झूठ थी, वहाँ के जो प्रजा थे वो तो जो सच्चाई थी वह जानते थे, तो इसीलिए बताया गया कि प्रिय नवाबों को जिस तरह गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग भी 1857 के क्रांति में शामिल हो गए। देखिए आगे देखिए यहाँ पर
देखिए लिखा गया है नए शासन की स्थापना। आप देखिए लिखा गया है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जो प्रथम था। आगे बताया वारेन हेस्टिंग ने 1773 से 1785 उन उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था। बताया गया उन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, याद रखना बम्बई बंगाल में ही शुरू किया था, पर बंगाल के अलावा बताया गया बम्बई में, मद्रास में, और उसके बाद बताया गया कहाँ पर, तो बंगाल, बम्बई और मद्रास भी सत्ता क्या कर लिया, हासिल कर लिया। आगे बताया गया हासिल कर चुकी थे। ब्रिटिश के इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इलाकों में बटे हुए थे जिन्हें हम प्रेसिडेंसी कहा जाता है। उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। देखिए ये बार बार पूछा जाता है, हाईलाइट भी किए हैं तो इसको याद कर लेना। बताया गया उस समय कितनी प्रेसिडेंसी थी, तो 3। कहाँ कहाँ, तो बताया गया बंगाल, मद्रास और मुंबई। कहाँ पर, बंगाल, मद्रास और मुंबई का शासनकाल गवर्नर जनरल के पास होता था। आगे बताया गया कि सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। जैसे वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार किए न्याय के क्षेत्र में उसने उसने यार वारेन हेस्टिंग ने सुधार किया। जैसे बताया गया कि खास तौर पर उल्लेख है। अब देखिए क्या सुधार किया। बताया गया 1772 ईस्वी में नई न्याय व्यवस्था स्थापित किया किसने, वारेन हेस्टिंग ने। बताया गया इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी। याद रखना पूछा जाता है कभी कभी कारण और कथन में, तो याद रखना लिखा गया कि उन्होंने वारेन हेस्टिंग ने कहा कि हर जिले में 2 अदालतें होगी। पहला फौजदारी होगा और दूसरा दूसरा क्या होगा, यहाँ पर लिखा गया फौजदारी अदालत और दूसरा दीवानी अदालत। दीवानी अदालत में क्या होगा, तो जो दीवानी अदालत होंगे वहाँ जो मुखिया होंगे वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होंगे। यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे मौलवी, और वहाँ के जो मौलवी पंडित उनके लिए क्या करते थे, भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। अर्थात जो प्रजा लोग जो भी मैटर था, तो मान लीजिए वो जो यूरोप के हैं तो नहीं समझ पाते थे, तो वहाँ के जो हिंदू पंडित लोग थे और जो मुस्लिम मौलाना वगैरह थे वो ये सब, तो वहाँ पर क्या करते थे, जैसे ट्रांसलेट का काम करते थे। अर्थात जो नहीं समझ पाते थे तो उसको समझाते थे। आगे बताया गया फौजदारी अदालतों, ये दीवानी अदालत था, याद रखना। अब आगे देखा गया कि फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती, याद रखना फौजदारी अदालत को अभी भी क्या, काजी और मुफ्ती 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 के ही अंतर्गत थी, लेकिन यह कलेक्टर की निगरानी में रहती थी। तो याद रखना काजी या मुफ्ती यह क्या रहती थी, यह कलेक्टर की निगरानी में रहती थी। यहाँ पर देखिए काजी अभी आया ना, काजी क्या होता है, तो देखिए बताया गया एक न्यायाधीश होता है। काजी को न्यायाधीश कहते हैं, इसको याद कर लेना, कभी कभी पूछा जाता है। यहाँ वाक्य दे देगा, इधर वाक्य दे देगा, दोनों को मिलान करने के लिए बोलता है कि काजी का मतलब क्या होता है, महाभियोग का मतलब क्या होता है। इसके अलावा हम सब अभी फैक्ट्री पढ़े थे। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, तो जैसे बताए थे फैक्टर, अर्थात जो फैक्टर रहते थे, फैक्ट्री होता था, वो जो व्यापारी रहते थे उन्हें उस समय फैक्टर बोला जाता था। आगे देखिए लिखा गया मुफ्ती अब किसे बोलते हैं, तो लिखा गया मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता था। न्यायाधीश, काजी को न्यायाधीश कहते थे, और जो मुफ्ती होता था वह क्या करता था, यह व्याख्या करता था। जैसे अभी हम बताएं ट्रांसलेट करता है। कहीं पर भी कोई जाता है तो मान लीजिए उसको अंग्रेजी नहीं आता है, तो वहाँ की वो भाषा सुनकर उसमें ट्रांसलेट करता है। आगे बताया गया कि काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाता है। अब देखिए महाभियोग क्या होता है, तो महाभियोग हम सब पढ़े हैं कि जैसे बताया गया जो रॉबर्ट्स क्लाइव था उसके ऊपर महाभियोग चला था। तो बताया गया महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपर सदन के ऊपर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, उसे हम महाभियोग भी कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है एक बड़ी समस्या यह थी कि पंडित, बताया गया जो पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। तो क्या होता था कि इसमें भी कैटेगरी थी कि कोई दूसरा व्याख्या करता था, कोई दूसरा व्याख्या करता था, तो तब पर भी इन सबको समझ में नहीं आ रहा था। जो काजी थे उनको जब न्याय करना था, तो ये सब जब अलग अलग व्याख्या करते थे तो उन सबको समझ में नहीं आ रहा था। तो बताया गया कि
इस विभिन्न को या विभिन्नता को खत्म करने के लिए, समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों की ना यही जो अलग अलग व्याख्या करते थे, इसलिए क्या किया कि 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन किया गया। जो भारतीय कानून है उसको संकलन किया गया, तैयार किया गया, करने का काम सौंप दिया गया। एन.वी. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया, अर्थात जो पंडित थे उन्होंने संकलन किया और संकलन करने के बाद क्या हुआ कि ये जो हॉलैंड क्या थे हॉलहेड थे, इन्होंने अपना अंग्रेजी में अनुवाद उसका कर दिया। बताया गया 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानून की भी ये एक संहिता तैयार कर ली गई, अर्थात जो मुस्लिम कानून के लिए भी था उसका भी क्या हुआ, एक अंग्रेजी में संहिता तैयार कर ली गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, अब देखिए याद रखना, अभी विलय नीति था, अब एक आ गया रेगुलेटिंग एक्ट। पूछा जाता है कभी कभी सन, तो याद रखना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। आगे बताया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आगे देखिए बताया गया कि इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होने के अलावा क्या हुआ, कलकत्ता में अपील अदालत, सदन निजाम अदालत की भी स्थापना हुई। आगे देखिए लिखा गया भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता है, आप आज भी है, सब जानते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि उस समय भी क्या होता था, जो कलेक्टर होते थे वह क्या होता था, भारत जिले के लिए क्या सबसे बड़ा ओहदा होता था। बताया गया जैसे कि नाम से ही पता है कि उसका मुख्य काम लगान अर्थात टैक्स को इकट्ठा करना था। तो देखिए बताया गया उस समय जो जिला का काम होता था, जिला कलेक्टर का काम होता था वह टैक्स को वसूलना था। आगे बताया गया कि इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों को, जो न्यायाधीश हैं और पुलिस जो हैं, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता करना, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना उसका कर्तव्य। कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता थी केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। आगे देखिए लिखा गया है कंपनी की जो फौज थी, अब देखिए आगे बताया गया कंपनी की फौज। देखिए लिखा गया है कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के लिए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत ही थी। बताया गया बताया गया जो मुगल थे वह फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, यहाँ से ध्यान से, जो मुगल थे उन्होंने मुख्य रूप से घुड़सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षण के और पैदल सेना भी उनकी तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया था। जो मुगल थे उन्होंने अंग्रेजों को क्या किया, घुड़सवार और पैदल की जो सेना थी इन सबको क्या किया, प्रशिक्षण दिया। बताया गया सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य था को एक विशाल पेशवा प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। आगे बताया गया ग्रामीण इलाकों में सहस्त्र किसानों ने बड़ी संख्या में स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही का मुहैया कराया। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया 18वीं सदी में जब अवध और बनारस, तो याद रखना अवध और बनारस जैसे रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो सूरत बदलने लगी। बताया गया ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उस कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू किया तो उसने भी यह तरीका अपनाया जो ये मुस्लिम लोग अपनाते थे। बताया गया उसने अपना यह तरीका अपनाया। बताया गया अंग्रेज अपनी सेना का सिपाही, देखिए कौन सा सिपाही जिसे हम सिपाही कहते हैं, सिपाही जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी भी कहते हैं। आगे बताया गया 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होने लगी। क्या हुआ तब, जब युद्ध के तकनीक होते थे जैसे बंदूक, तोप, इन सब का जो बढ़ने लगा, तो क्या हुआ कि सैनिकों की जो टुकड़ियाँ थी उसमें भी कमी आने लगी। आगे बताया गया इसकी वजह से यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य वर्मा, कहाँ पर, याद रखना कहाँ पर,
ब्रिटिश सरकार जो थी वह कहाँ पर, तो वर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र, तीनों पूछता है, याद रखना। वर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, बताया गया, जहाँ सिपाही मार्केट मार्केट मास्केट, याद रखना, सॉरी, देखिए यहाँ पर मास्केट। अब मास्केट का क्या होता है कि जैसे बताया जाता है वो जो बंदूक जो तोड़ेदार था, जो ऐसे तोड़कर बीच में तोड़कर उसमें भरा जाता था बारूद और उसको बंद करके तब चलाया जाता, तो उसको हम मास्केट बोलते हैं। और आगे है मैच लाक से लैस होते थे। अब मैच लाक क्या होता है, आगे देखिए अभी हम बताएंगे। आगे देखिए बताया गया कि मैच लाक से लैस होते थे, अर्थात भरपूर होते थे। बताया गया कंपनी की सेना के अब सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रही थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि मैं सबसे शत्रु और उत्पीड़ित पर महाभियोग चल रहा हूँ, बताया गया। देखिए वारेन हेस्टिंग ने बताया गया, देखिए उन्होंने बताया गया जो रॉबर्ट्स क्लाइव थे उनके ऊपर महाभियोग चला था। अब वारेन हेस्टिंग ने अपना बताया गया कि वारेन हेस्टिंग ने महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तरजनपूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार है। उन्होंने बताया कि मैं उनके हेस्टिंग अर्थात हेस्टिंग ने ऊपर भारत के लोगों की ओर महाभियोग चला रहे थे, जिसके अधिकार को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया, जिसके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया था। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, वह स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, ओहदे के नाम पर, सबके नाम पर क्या करते थे, उत्पीड़न करते थे। आगे देखिए बताया गया, दो शब्द आया धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या होता है, कभी कभी का बहुत बार इस समय ऐसे ही पूछा जा रहा है मिलान करने के लिए, तो याद रखना धर्मशास्त्र क्या है। तो बताया गया संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक जो तौर तरीके और आचरण सिद्धांतों की व्याख्या की गई हो, ऐसे हम धर्मशास्त्र कहते हैं। बताया गया धर्मशास्त्र इसी प्रकार 500 वर्ष तक चलती रही। आगे बताया गया, देखिए सवार आया था, तो याद रखना कभी ऐसे बार बार पूछता है कि सवार क्या था, तो सवार जैसे है कि सवार घुड़सवार, सवार को घुड़सवार। आगे देखिए लिखा गया मस्केट बताएं अभी, जो ऐसा बंदूक जो बीच से तोड़ा जाता था ना, पैदल सिपाहियों द्वारा लिया जाता था, और वह क्या होता था, बहुत भारी होता था। भैया इस्तेमाल करने वाली एक भारी बंदूक थी जो बीच से ऐसे तोड़ा जाता था, उसमें गोली या जो भी बारूद था उसको भरा जाता था। अब देखिए मैचलाक क्या होता है, बताया गया शुरुआती दौर पर बंदूक जिसमें बारूद और माचिस, जैसे बारूद भरा जाता था पर उसको चलाने के लिए माचिस की चिंगारी लगाई जाती थी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया, देखिए यहाँ पर बताया गया कि 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समूह सैनिक सांस्कृतिक विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण आरंभ देखिए आरंभ अनुशासन दिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रण था। इस कोशिश में कभी कभी समस्या भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज जो थे कई बार जाति और समुदाय की जो भावनाओं को नज़रअंदाज करते थे। बताया गया कि भला लोग अपनी जातियों और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। आगे लिखा गया कि क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की वजह सिर्फ सिपाही को ही या सिपाहियों की बात को ही सुन सकते थे। आगे बताया गया कि सिपाही होते थे, सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी उनकी पहचान, यानी वे कौन थे, इस बात का एहसास जो बदलाव आ रहा था उनके सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह हम सिपाहियों की इस दुनिया की जो झलक दिखाई देती है। बताया गया विद्रोह के बाद आप यह आगे कक्षा में बताया गया। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स है, इसको पढ़ लेते हैं। बताया गया कंपनी के लिए काम करने वाले जो बंगाल का एक सवार मतलब वही घुड़सवार, एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया है। ये देखिए एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे देखिए बताया गया है मराठों और मैसूर के साथ हुए
युद्ध के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की जो क्या था महत्व था उसको समझ में आया। आगे देखिए यहाँ निष्कर्ष में लिखा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़कर एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी के शुरुआत में नई नई बा जो नई बा बाप शक्ति ना भाषा शक्ति की अनेक प्रक्रियाओं और तेजी हुई। बताया गया तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से बताया गया उस समय क्या होता था कि समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था ना। जैसे बताया गया कि जो भाप अर्थात जो भाप रहता था भाप इंजन वाला, तो भाप से चलने वाला जो जहाज था यह यात्रा के 3 हफ्ते में समेट देता था। अर्थात जो यात्रा था वह 3 हफ्ते में समेट देता था। आगे बता दीजिए पहले क्या था कि अभी 6 और 8 महीना लगता था, पर जब भाप शक्ति आ गया अर्थात जो भाप के द्वारा चलाया गया जहाज, तो वह क्या होता था वह 3 हफ्ते में ही समेट था 3 हफ्ते में ही पहुंचा देता था। उसके बाद बताया गया इसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में जाने लगे। आगे बताया गया 1857 भारतीय उपमहाद्वीप 63% भूभाग और 78% आबादी जो थी वह कंपनी का सीधा प्रशासन स्थापित हो चुका था। याद रखना कभी आंकड़ा भी पूछ सकता है। तो यह क्या था कि 63% उपमहाद्वीप में और भूभाग पर 78% क्या की थी कंपनियों ने कब्जा कर लिया था। आगे बताया गया इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी भारत को अपने नियंत्रण में ले चुका था। आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए अब हम सब PYQ करते हैं। देखिए अगर आप सब ठीक से एकदम सुने होंगे और इसके पहले वाला भी वीडियो अगर आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहला वाला पार्ट देख कर आइए तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्या है बताया गया है कि भारत में यूरोपीय व्यापारी शक्तियाँ का जो आगमन था सही क्रम उनका क्या है। तो अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जो यूरोप से जो व्यापारी आए थे तो उसका क्या बोलते हैं उसका क्रम क्या है, पहले कौन आया था दूसरा कौन आया था। तो इसका देखिए क्रम क्या है। तो देखिए पहला क्या थे हम बताए थे कि आने वाले थे इंग्लैंड से, पर इंग्लैंड से पहले वहाँ पर क्या हुआ पुर्तगाल पहुँच गए, फिर उसके बाद डच आ गए, उसके बाद क्या हुआ पुर्तगाल के बाद देखिए अंग्रेज आए थे ना। पुर्तगाल के बाद क्या हुआ, एक मिनट दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हम सब देखिए पढ़े थे कि क्या पहले पुर्तगाल लोग आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, तब फ्रांसीसी आए। कौन आए, पुर्तगाल आए पहले, फिर डच आए, अंग्रेज आए, तब फ्रांसीसी लोग आए। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए लिखा गया है पहली बार यूरोप से भारत तक समुद्र मार्ग का पता वास्को डी गामा नामक खोज यात्री द्वारा लगाया गया। यह यात्रा जो थी निम्नलिखित में से किस देश का था। तो इसको आप आराम से बता सकते हैं ये वास्को डी गामा कहाँ का था, इन्होंने ही पुर्तगाल से ही पहले आया था। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है, लिखा गया है कि 17वीं शताब्दी के प्रथम अध्याय संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया है पहला विकल्प कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया। तो ये बात सही है कि उन्हें बोल दिया गया इंग्लैंड को कि हाँ आप पूरब से जाकर वहाँ व्यापार कर सकते हैं। दूसरा है भारत से बने बारीकी सूती जो कपड़े थे रेशम के यूरोप के बाजार में बहुत अधिक मांग थी। तो ये बात भी सही है। आगे देखिए तीसरा है कि इस समय पुर्तगाल था वह भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी थी। तो ये बात भी सही है। आने वाले थे यहाँ ये जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये आने वाली थी, पर ये पहुंची थी उसके पहले पुर्तगाल के लोग ही पहुंच गए थे। तो हमारा विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3 अर्थात उपयुक्त सभी। आगे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखा गया है। आगे देखिए लिखा गया है कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालीकाता जो कलकत्ता होता है कालीकाता गांव की जमींदार खरीद ली थी ना। तो क्या हुआ था, तो ये बात सही है। 3 गांवों का जमींदार जो 3 गांव था उस 3 गांवों का जमींदार खरीदा था, पर
3 गाँव में एक जो गाँव था उसका कालीकात नाम था, जिसको हम कलकत्ता बोलते हैं। आगे बताया गया कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया कि जिसके अनुसार वह कंपनी के अफसर को जो निजी तौर पर व्यापार चला सके और दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सके। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो औरंगजेब थे उन्होंने सिर्फ बताया था कंपनी बिना चुकाए कर सकती है, उसके अलावा उसके जो अफसर थे और जो लोग थे उनको लिए नहीं किया था। तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, अर्थात हमारा सिर्फ पहला विकल्प सही। आगे देखिए बताएगा निम्नलिखित में से कौन बंगाल के नवाबों का सही क्रम है। तो देखिए बंगाल का जो नवाब था पहले कौन था बताए थे, बार बार हम बता रहे थे। तो देखिए पहला तो क्या था कि मुर्शिद कुली खां। कौन थे? मुर्शिद कुली खां थे। फिर उसके बाद कौन थे? अली वर्दी खां थे। फिर उसके बाद सिराजुद्दौला थे। तो अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य युद्ध के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए लिखा गया है नवाब ने कंपनी के व्यापार से अधिकार के बदले नजराना मांगने लगे। क्या हुआ? जो नवाब थे उन्होंने कंपनियों से अर्थात अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनियों से नजराना मांगने लगे जो औरंगजेब था। ये बात सही है। आगे बताया गया कि नवाब जो थे वहाँ का जो नवाब था, नवाब ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दे दिया। ये बात गलत है। सिक्का ढालने का अधिकार कोई दे सकता है, तो ये सिक्का ढालने का अधिकार नहीं दिया था, और इसमें है कि दे दिया, परंतु कंपनी को किलाबंदी को रोक दिया। अर्थात ये बात सही है कि उन्होंने किलाबंदी को भी रोका था, पर उन्होंने सिक्का ढालने का अधिकार भी नहीं दिया था। अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला विकल्प सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो ये बात सही है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव से ही सिराजुद्दौला का लड़ाई होता है। आगे बताया गया सिराजुद्दौला सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों से इस युद्ध में हिस्सा नहीं ली। तो ये बात भी सही है। आगे बताया गया कि इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। तो ये बात भी सही है। क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि सिराजुद्दौला नहीं ये जो मीर जाफर था इसने भाग नहीं लिया और इसको मार दिया गया सिराजुद्दौला के, और उसको मीर जाफर को नवाब बना दिया। अर्थात 1 2 3 हमारा तीनों सही हो जाएगा। आगे देखिए लिखा गया है बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो बक्सर का युद्ध था अब कब हुआ था याद रखना, कितना? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में। आगे बताया गया यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य हुआ था। तो सही है, जब नवाब बन गया, तो जब नवाब बनने के बाद जब नवाब बना दिया मीर जाफर को, तो वो कंपनी क्या सोचता था कि जो मीर जाफर है हमारे कठपुतली की तरह काम करेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो क्या हुआ कि मीर जाफर से ही कंपनियां ने फिर लड़ने लगा ना। तो बताया गया कि मीर जाफर के बीच हुआ था। तो ये बात सही हुआ जो दूसरा युद्ध हुआ। आगे बताया गया इस युद्ध में कंपनी की जीत हुई। बाद में फिर किसे? मीर कासिम को। क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ? मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ? मीर कासिम को फिर नवाब बना दिया। और फिर बताया गया इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ती थी। तो ये बात भी सही है। तो देखिए ये हमारा तीनों बात सही है, अर्थात 1 2 3। देखिए अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लिखा गया है कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब थे, नवाबों ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। तो ये बात तो सही है कि क्या था कि जब हार गए, जो बक्सर के युद्ध में मीर जाफर हार गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि और जो नवाब थे उन्होंने नवाब ने कंपनी को अपना दीवान बना लिया। आगे बताया गया बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापारी जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार थे, चीज़ें खरीदने के लिए कंपनी को
जो ब्रिटेन से जो सोना लाते थे और यहाँ पर बेचकर और यहाँ की वस्तुओं को वहाँ पर ले जाकर ले जाते थे, तो क्या हुआ, अब उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अर्थात अब यहीं से काम चल जाता था। तो ये बात भी सही है। तो ये बात भी क्या है, ये बात सही है। तो हमारा हो जाएगा पहला और दूसरा, ये दोनों सही है। आगे देखिए, लिखा गया है बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंसी तैनात कर दी। इन रेजिडेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया ये कंपनियां राजनीतिक व व्यावसायिक प्रतिनिधि करती थी। तो ये बात सही है। तो बताया गया कि इनके माध्यम से कंपनी के अधिकांश भारतीय राज्यों के भीतर मामलों को दखल देते थे। तो ये बात गलत है, अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। अगला देखिए, लिखा गया है सहायक संधि। तो देखिए लिखा गया है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस व्यवस्था को स्वीकारने वाले रियासतों को, जो भी इस सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था, तो उस रियासतों को स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था या नहीं होता था। तो ये बात सही है। अगर सहायक संधि कर लेते थे तो क्या होता था, उसे स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अंग्रेज उनकी खुद सहायता करते थे, तो आपकी सेना की ज़रूरत ही क्या थी। तो आगे बताया गया इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायता देना और खर्च से सिपाहियों को चुकाना पड़ता था। तो ये बात भी सही है। दूसरा देखिए, लिखा गया रियासतों द्वारा इस संधि के शर्तों में तय रकम न दे पाने पर जुर्माना के तौर पर उनका इलाका छीन लिया जाता था। तो ये बात भी सही है। तो देखिए हमारा विकल्प हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। आगे देखिए, लिखा गया है मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। तो ये बात सही है, क्योंकि हैदर अली और टीपू सुल्तान वहीं के थे। आगे बताया गया टिपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। तो ये बात भी सही है। दूसरा है टीपू ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण डचों की सहायता से की। तो ये बात गलत है, क्योंकि उन्होंने अपना आधुनिकीकरण फ्रांसीसियों की सहायता से किया था। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है कि आंग्ल मैसूर योद्धा संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया है मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुआ था। ये बात सही है। तीसरा था, देखिए तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों थे, उनको अंग्रेज ने बंधन बना लिया। तो ये बात भी सही हुआ। आगे देखिए, बताया गया कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर जो थे राजकाज पुराने ओडियारो राजवंशों के हाथ चला गया। तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा विकल्प पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सही है। अगला देखिए, लिखा गया है मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मराठों का दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत के तीसरे लड़ाई में टूट गया। तो बात सही है। दूसरा है मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत कन्फेडरेसी या राजमंडल के सदस्य थे। तो ये बात भी सही है। दूसरा है कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुई। तो ये बात गलत है। दूसरा है कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठा दिया गया, बिट्ठुल पेंशन में भेज दिया गया। तो ये सही है, अर्थात हमारा पहला, दूसरा, चौथा, कौन सा, पहला, दूसरा और चौथा सही है। आगे देखिए, लिखा गया है कथन और कारण दिया गया है। देखिए लिखा गया है कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। तो ये बात सही है। दूसरा का कारण क्या दिया गया है, कंपनी को भय था कि रूस है उत्तर पश्चिम हिस्से पर भारत को अपने प्रभाव में ले सकता है। तो ये बात सही है और व्याख्या भी सही हो रहा है। आगे देखिए, लिखा गया है जो लॉर्ड डलहौजी था वह विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया है इस नीति के अंतर्गत
या किसी शासन जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं था उसकी मृत्यु के बाद उसकी रियासत कंपनी के भूभाग में मिल जाती थी, तो ये बात सही है। दूसरा है, इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय हुआ, तो सबसे पहले अवध का नहीं हुआ था पर अवध का भी हो गया था, तो ये सबसे पहले है अर्थात ये गलत है, अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। आगे देखिए लिखा गया है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के काल में हुई प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताया गया वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालत की स्थापना की, तो ये बात सही है। दूसरा देखिए लिखा है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीली न्यायालय या सदर या निजामत अदालत की स्थापना हुई, तो ये बात भी सही है। तो अर्थात हमारा विकल्प पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। अगला देखिए लिखा गया है, अंग्रेज गवर्नर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। लिखा गया है, रॉबर्ट्स क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोप में सफाई देनी पड़ी, तो ये बात सही है, जैसे कि रॉबर्ट्स क्लाइव पर महाभियोग चल रहा था। आगे लिखा गया, वारेन हेस्टिंग जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर ब्रिटिश संसद पर महाभियोग का मुकदमा चल रहा था, तो ये बात भी सही है, अर्थात रॉबर्ट्स क्लाइव पर भी चला था और वारेन हेस्टिंग पर भी चल रहा था, याद रखना। आगे देखिए, भारत में लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्च की एक नई नीति शुरू की गई, इस नीति को क्या कहते थे। सर्वोच्च एक नीति शुरू की गई थी, तो ये बात सही है, अर्थात हमारा पहला दूसरा तीसरा ये तीनों सही है। अगला देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन से किंतूर वर्तमान कर्नाटक में अंग्रेज जो थे उनके विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कर्नाटक के हम बताए थे कौन थी, तो ये कौन थी, रानी चिन्नमा। और ये रायन्ना कहाँ के थे, इसको कमेंट में करके बताइए। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए